जनता जगी हुई है। क्रुद्ध सिंहिनी कुछ इस चिंता से भी ठगी हुई है। कहां गए वे जो पानी में आग लगाते थे, बजा बजा दुंदुभी रात दिन हमें जगाते थे। धरती पर है कौन, कौन है सपनों के डेरों में, कौन मुक्त है घिरा कौन प्रस्तावों के घेरों में। सोच न कर चंडिके, भ्रमित हैं जो वे भी आएंगे, तेरी छाया छोड़ अभागे शरण कहां पाए। ये हुंकार उस कवि की है जिसका नाम ओज का पर्याय था। राष्ट्रीय चेतना उनके नाम से एकाकार हो गई थी। अपनी कविताओं से वो विद्रोह, आक्रोश और क्रांति को पुकार रहे थे। भारत का वो कवि जिसे राष्ट्र कवि होने का गौरव हासिल हुआ, रामधारी सिंह दिनकर। नमस्कार, मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं। दिनकर ने छायावाद के आखिरी वर्षों में लिखना शुरू किया और आजादी के बाद लगभग लंबे समय तक वो लिखते रहे। आजादी के दिनों में साम्राज्यवाद और पूंजीवादी ताकतों से टकराने का साहस बहुत से कवियों ने किया, लेकिन दिनकर इस पंक्ति में हमेशा आगे खड़े हुए दिखलाई दिए। उनके भीतर का आवेग उनसे युद्ध काव्य रचवा रहा था। जनता से वो गुलामी से मुक्ति का आह्वान करते रहे। दिनकर की खास बात उनका जनता से जुड़ा होना था। कई साहित्यकार मानते हैं कि वो कभी सिलेक्टिव नहीं हुए। पंडित नेहरू से उनकी करीबी हम सब जानते हैं। बावजूद इसके जब 1962 के युद्ध में वो सरकार के रुख से नाराज थे तो उन्होंने इसे भारतीय जनता के साथ धोखा बताया। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। उनकी एक कविता है हिमालय। उसकी ये पंक्तियां सुनिए। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कहा जाता है कि इस कविता में युधिष्ठिर गांधी का प्रतिनिधित्व करते हैं और अर्जुन, भीम जैसे वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की शहादत जब देश भर में गूंज रही थी, उसे दिनकर ने इस कविता में सहेजा। उनका अधिकांश लेखन वीर रस प्रधान जरूर था, लेकिन शोषित जनता की बात करना वो नहीं भूलते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मंच से कविता पढ़ते थे तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। श्रोता जोश से भर जाता था। दिनकर के विचारों में सम्मिश्रण होने की बात कही जाती है, यानी वो थोड़े से वामपंथी थे, थोड़े से दक्षिणपंथी, थोड़े क्रांति धर्मी थे तो थोड़े गांधीवादी। वो राजनीति के करीबी भी थे और जनता और कविता के भी। उनके भीतर युद्ध और शांति को लेकर एक दुविधा दिखती है। कुरुक्षेत्र में अगर युद्ध की सार्थकता पर वो सवाल खड़ा करते हैं तो भारत चीन युद्ध के बाद वो परशुराम की प्रतीक्षा की रचना करते हैं, जिसमें युद्ध को एकमात्र रास्ता बताया गया है। दिनकर ने यदि रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा जैसे युद्ध काव्य रचे तो उर्वशी जैसे काव्य भी रचे, जहां वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्त्री पुरुष के संबंधों को देखते हैं। ये अलग बात है कि वो लिखते हैं कि उनके प्राण तो रसवंती काव्य में बसते हैं। दिनकर की कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि वो आम से लेकर खास आदमी तक की जबान पर चढ़ गई। उनकी कविता किसी चौहद्दी में नहीं बंधी थी, ना ही वो बौद्धिकता की ओर ताकती थी। वो तो अपनी लय, अपने छंद से आम आदमी को बांध रही थी, या कहें उनके बंधन खोल रही थी। आज भी उनकी ये पंक्तियां क्रांति गीत की तरह गाई जाती हैं। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे तमाम बड़े पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। पुरस्कार को लेकर एक किस्सा बहुत लोकप्रिय, सुनिए। रामधारी सिंह दिनकर को जब भारतीय ज्ञानपीठ मिला तो किसी ने हरिवंश राय बच्चन से पूछा, क्या आप इस निर्णय को सही मानते हैं कि दिनकर को उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ मिल गया? तो इस पर हरिवंश राय बच्चन का जवाब था कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए 4 ज्ञानपीठ मिलने चाहिए थे। तो ये थे उस समय के कवि और ये था एक कवि का दूसरे के प्रति सम्मान।
भारत के भविष्य की बात करते हुए दिनकर कहते हैं कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच झटके खाता रहा हूं, इसलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का है। मेरा विश्वास है कि अंततोगत्वा यही रंग भारत के भविष्य का रंग होगा। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अंजुम शर्मा मेरा नाम है। यूट्यूब पर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अंजुम शर्मा 28 नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी आर्टिस्ट अंजुम के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।